Let me add Harsh admin. तस्वीर दिखने लगी है और उम्मीद करते हैं कि इनके यहाँ का नेटवर्क एकदम ठीक होगा ताकि हम इनसे कनेक्ट कर सके। ओके, अभी इनका नेटवर्क शायद जब तक ये कनेक्ट नहीं होता है तब तक हम बता दें कि किस किस टॉपिक पे आज बात करेंगे। आज सवालों की लिस्ट काफी इंटरेस्टिंग है। किस मायने में? अलग अलग एज ग्रुप है, अलग अलग सिचुएशन से जुड़े हुए सवाल हैं। एक शख्स है जिनकी मॉम गुजर गई हैं कोविड के दौरान और उनको पैसा इन्वेस्ट करना है। एक शख्स को 2-3 लोगों ने शेयर मार्केट से जुड़े हुए सवाल किए हैं, तो उस पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आज करेंगे, तो जरूर गौर से सुनिएगा। टैक्स सेविंग के लिए बचाने के आ गए। हाँ जी, मुझे हमेशा डर लगता है कि आपके यहाँ का नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम करेगा और आप या तो कनेक्ट नहीं होंगे या फिर आप बीच में कभी गायब ना हो जाए। नहीं अभी अभी सो फार सो गुड, अभी तो ठीक से चल रहा है। हाँ, तो स्वागत है आपका बी वेल्दी पे और हम अब शुरू करते हैं अभी जी मैम। सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सवाल जो हमने शॉर्टलिस्ट करके रखा था हम उसमें से निकालते हैं। ये मोटे तौर पे सवाल है रजत शर्मा जी का, ठीक है, लेकिन उन्होंने जितने अच्छे से लिखा है तो एक बार उसको पढ़ना बनता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको उसी टोन में ना पढ़े जिस टोन में ये सवाल लिखा गया है। तो इनका सवाल गौर से सुनिएगा जरा। 12 साल का एजुकेशन लोन अभी इसी महीने ही खत्म हुआ है, उम्र 29 साल की है। आपके ही वीडियो से पिछले 3-4 साल से इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख रहा हूँ। जो इनकी पार्टनर है, सॉरी मैंने वो विंडो कैसे, हाँ, पार्टनर को स्क्रिप्ट बॉक्स में 3 साल से निवेश करवाया हुआ है। उसका आपकी बहन की तरह ही है कि कोई इंटरेस्ट नहीं रहता मेरे से उस बारे में बात करने में। ठीक ठाक अमाउंट इकट्ठा हो रहा है। दीदी सुन रही तो समझ लो, तुम्हारे जैसे लोग बहुत है। टर्म लाइफ, मेडिकल इंश्योरेंस, पेरेंटल इंश्योरेंस है। पेरेंटल इंश्योरेंस क्या होता है हर्ष? आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस पेरेंट्स का। हाँ, वो आई थिंक वही रेफर कर रहे हैं, वो जब कह रहे हैं कि ओके, पेरेंटल इंश्योरेंस मतलब उनका भी इंश्योरेंस हुआ हुआ है। इमरजेंसी फंड है 6 महीने के एक्सपेंस का, बहुत बढ़िया। खुद भी कभी कभी महीने के अंत में पैसे बचा के अलग अलग म्यूचुअल फंड एसजीबी में डाले हुए हैं। पिछले साल के मार्च अप्रैल में स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया था। तो अब जुलाई से आप लोगों के बताए लार्ज कैप इंडेक्स फंड, फ्लेक्सी कैप, एसजीबी में एसआईपी शुरू करूंगा। सवाल की लिस्ट अब ये डेट फंड पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। 3 साल के लिए अगर मैं देख रहा हूं तो कौन सा फंड अच्छा रहेगा? गिल्ड, डायनामिक या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड? और भी सवाल है, एक एक करके आते हैं हर्ष। या सो स्वाति, एक चीज अच्छी है कि अगर ये देखें कि इन्होंने इतनी अच्छी तरह 29 की उम्र में इन्होंने हर चीज के एक बकेट बना रखे हैं कि इंश्योरेंस ले रखा है, मेडिक्लेम, इमरजेंसी फंड, टर्म प्लान। सो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी बात है जो बाकी और को भी सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि आपको बहुत सीनियर एज में होने की जरूरत नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस की नहीं जरूरत है, आपको सिर्फ इंटेंट होना चाहिए। तो रजत जी का वो सवाल के जो इंट्रोडक्शन था उसके हिसाब से आई थिंक बाकियों को भी थोड़ी सीख लेनी चाहिए। अब जो इनका सवाल था कि डेट फंड जो इन्हें 3 साल की अवधि के लिए चाहिए, तो आई थिंक ये शॉर्ट टर्म डेट फंड जो कैटेगरी है वो इनके लिए ज्यादा बेहतर होगी, ना कि कॉर्पोरेट बॉन्ड, ना ही गिल्ट और डायनामिक। कारण इन्होंने बताया कि 3 साल का इनका टाइम होराइजन है। तो जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड है उनकी जो डेफिनेशन है, जो सेबी का मैंडेट है, उसका मैक्युलर ड्यूरेशन ही 2 and 3 years के बीच का है। तो आई थिंक ये कैटेगरी इनके लिए ज्यादा बेहतर होगी रादर देन गोइंग फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड ऑल दोस थिंग्स। और एज ए रूल मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप कभी भी कोई डेट फंड चूज कर रहे हैं तो एक पैरामीटर जो है, अगर मान लीजिए आपको 5 साल के लिए करना है, तो आप एक ऐसा डेट फंड लें जिनका मैक्युलर ड्यूरेशन आपके इस टाइमलाइन से मैच करता है। उससे थोड़ा कम ही रखें, 5 साल का चाहिए तो आप ऐसा कोई फंड लीजिए जिसका एवरेज मेच्योरिटी जो है वो करीबन 4 साल के आसपास हो। तो ये जो है आपकी लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो वॉलेटिलिटी है उसको ध्यान में रखेगा, मतलब दैट विल हेल्प यू रिड्यूस द वॉलेटिलिटी। तो नॉर्मली जो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड या डायनेमिक बॉन्ड फंड होते हैं इनका ड्यूरेशन क्या होता है? सो हर फंड का अलग है। तो अभी अगर हम डेफिनेशन देखें कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का, तो उसमें कहता है कि 80% जो बॉन्ड होने चाहिए वो ट्रिपल ए रेटेड होने। राइट, लेकिन ड्यूरेशन उसमें के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। एग्जैक्टली, सो ड्यूरेशन छोड़ा गया है फंड हाउसेस की डिस्क्रिप्शन पे, उन्हें कैसे लगता है उन्हें अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है, और ये चेंज भी हो सकता है। आज मान लीजिए उनका एवरेज जो मैक्युलर ड्यूरेशन है वो मान लीजिए 2 साल का होगा,
आप 6 महीने बाद देखें तो हो सकता है 3 साल का भी कर दें, हो सकता है 8 साल का भी कर दें। तो अगर इनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि 3 महीने बाद पैसे चाहिए, तो ड्यूरेशन पे फोकस रखें और ना कि जो क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब वो क्रेडिट क्वालिटी को देखते हुए। ओके, ऑलराइट। और अगर ड्यूरेशन पे नहीं रखेंगे नजर तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? ऐसा नहीं कि आप लिक्विडेट नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए इन्होंने 3 साल में पैसे चाहिए, इन्होंने एक ऐसे कोई बॉन्ड में रख रखा है जिसका एज ऑफ टुडे द ड्यूरेशन करीबन 7 साल का मान लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि 3 साल बाद वो पैसे निकाल नहीं सकते। सिर्फ है जो 7 साल का बॉन्ड होगा, जो 7 साल का स्कीम होगी, उसमें जो वॉलेटिलिटी होगी जब इंटरेस्ट रेट मूवमेंट होगी, वो डेफिनेटली ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अ शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। और क्योंकि हम डेट में इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादा रिटर्न के लिए नहीं करते, हम चाहते हैं कि अच्छा खासा रिटर्न मिले और लिक्विडिटी मिले जब हमें पैसे चाहिए। तो दैट इज वाई ड्यूरेशन, क्योंकि आपका भी एक ड्यूरेशन बना हुआ है ना। अगर आप बोले कि मुझे डेट एलोकेशन करना है, तब आपके पास पूरा विंडो खुल जाता है कि आपको ज्यादा ड्यूरेशन का लेना है, शॉर्ट ड्यूरेशन लेना है, किस तरह के पेपर्स होने चाहिए। क्योंकि आपका टाइमलाइन फिक्स्ड है, तो वो टाइमलाइन से आप मैच करें तो ज्यादा बेहतर है। इनका दूसरा सवाल था कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ थोड़े थोड़े अंतराल पर, लमसम अमाउंट नहीं रहता, तो ये कॉर्पस कैसे बिल्ड करूं, जैसे कि 6-8 महीने में स्टॉक्स खरीद सकूं, जिन कंपनी के बारे में स्टडी करके वॉच लिस्ट बना के रखा हुआ है। तो लॉन्ग टर्म एसआईपी एक तो अलग चीज हो गई, जहां पे आपकी अमाउंट लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। इसके लिए पैसे कहाँ से जोड़े जाए? अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में डालें, और वहां पर उन्होंने एक कंपनी और उसके प्रोडक्ट का नाम लिया है बजाज फिनसर्व की, जो डिपॉजिट्स होती हैं, रिकरिंग डिपॉजिट की तरह बेसिकली वो ऑपरेट करता है। उसका नाम जो है वो है सिस्टमेटिक डिपॉजिट प्लान। करेक्ट। तो ये कैसा रहेगा? हाँ जी। साथ ही देखिए, अगर ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ऑब्जेक्टिव ये सिंपल है कि ये अक्यूमुलेट कर रहे हैं, और जब थोड़ा बहुत एक रीजनेबल अमाउंट बने तब वो शेयर खरीदते हैं, क्योंकि दैट इज द राइट वे। तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव है कि 3-6 महीने में पैसे निकलने ही वाले हैं। तो नेचुरली ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में लिक्विड फंड है, वही एक प्रोडक्ट है जो इनके रिक्वायरमेंट को सूट करता है। अगर ये जो बजाज फिनसर्व की जो रिकरिंग डिपॉजिट या सिस्टमैटिक डिपॉजिट प्लान की जो बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है। इनका जो टाइम होराइजन है वो 6 मंथ्स टू आई थिंक 48 मंथ्स का, कुछ 4 साल का डिपॉजिट है। और ये एक्चुअली कैसे फंक्शन करता है, ये पीपीएफ जैसा भी नहीं है कि आप जमा किए जा रहे हैं और एंड में एक साथ आपको 15 साल बाद पैसे मिलते हैं, वो भी नहीं है। आप इस महीने में जो डिपॉजिट करते हैं और आपने मान लीजिए 4 साल की डिपॉजिट ली है, तो वो 4 साल बाद मैच्योर होगा और आज का जो इंटरेस्ट रेट है वो मिलेगा। अगले महीने जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो अगले महीने की जो डिपॉजिट रेट है वही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको आज इस महीने की वो मिलेगी। करेक्ट। तो वहाँ पे बेसिकली जो रेट्स है वो हर महीने चेंज हो सकता है, हो सकता है। और ये इट इज अ एवरी इंस्टॉलमेंट इज अ फिक्स्ड डिपॉजिट। ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इसमें लेकिन दो है बेसिकली, मंथली मैच्योरिटी स्कीम है और सिंगल मैच्योरिटी स्कीम है। तो मंथली मैच्योरिटी स्कीम में आपकी हर इंस्टॉलमेंट बेसिकली वो अलग अलग डेट पे मैच्योर होगी। सिंगल वाले में ये एक टाइम ले सकते हैं। या ये वाली जो सिंगल डिपॉजिट वाली है और सिंगल मेच्योरिटी है, वो आपके पीपीएफ, जैसे मैंने कहा कि वो मेच्योर एक साथ ही होगी। आपने अगर 48 मंथ का ले रखा है, लेकिन इंटरेस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल जिस दिन आपने डिपॉजिट किया उस दिन की डिपॉजिट। तो आई डोंट थिंक जो इनका पर्पस है, ये क्या चाहते हैं कि भाई 6-8 महीने में इनको निकालना, 3 महीने में इकट्ठा हो गया, 3 महीने में निकाल लेंगे। हाँ, तो इससे अच्छा तो सेविंग अकाउंट में रखे, कहीं और डालने की जरूरत क्या है उतने पैसे को? नहीं, उसमें एक चीज जरूर हो सकता है कि सेविंग्स अकाउंट में ना हर इंसान को दिक्कत होती है कि कभी रहेंगे ना खर्च हो जाते हैं। तो अगर वो दिक्कत नहीं है तो सेविंग्स अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार बार इन्हें वो 3-4 महीने के लिए अगर छोटी रकम डालनी तो कोई मीनिंग नहीं है। तो डिपॉजिट वो सेविंग्स अकाउंट में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर खर्च होने की दिक्कत लगती है तो फिर आप उसे जमा कर देंगे कहीं पर। आखिरी सवाल थोड़ा क्विकली, ससुर जी के लिए कौन सा फंड ठीक रहेगा? उनका ईएलएसएस आई थिंक अभी लॉक इन खत्म हो गया है, उम्र 72 साल है। तो मुझे इस सवाल में कुछ कमी लग रही कि मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बताया है कि कितने वक्त के लिए निवेश करना है, तो क्या ऐसे में कोई सलाह देना सही रहेगा? इन्होंने जो सवाल किया है उसके मैं अगर कोई मीनिंग निकालूं तो ये है कि ईएलएसएस फंड में है मेच्योर, वो 3 साल जो लॉक इन खत्म हो गया तो आप क्या करें। तो लगभग लोग ये सोचते हैं कि इक्विटी से निकल के डेट में कर दो बिकॉज 72 ईयर्स के हैं। तो सिर्फ एक चीज कहूंगा कि सिर्फ एक सीनियोरिटी ऑफ एज देखते हुए हम इक्विटी में नहीं करें, वो बात सही नहीं है। एक एसेट एलोकेशन पूरा देखना होता है। अगर बाकी सब चीजें उनकी हैं जिसमें रेगुलर इनकम आ रही है, डेट एलोकेशन अच्छा है, तो क्यों ना हम इक्विटी में भी कर सकते हैं। तो लेकिन आपने सही कहा कि सवाल कंप्लीट नहीं है तो हम पूरा जवाब नहीं दे सकते।
बट आई डोंट थिंक कि वो इक्विटी में नहीं करें, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होना चाहिए। ओके, क्विकली एक लाइन में जब आप इसका चाहेंगे, इक्विटी म्यूचुअल फंड के लार्ज मिड स्मॉल कैप के बेस्ट इंडेक्स फंड की जानकारी चाहते हैं नितेंद्र कुमार जी। सो लार्ज कैप तो ऑब्वियसली इंडेक्स फंड है ही, जो सेंसेक्स निफ्टी है वो आपके पास है। मिड कैप में भी निप्पॉन इंडिया का 150 मिड कैप इंडेक्स फंड है। स्मॉल कैप में भी आपके पास मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड है। तो आई थिंक ऑल कैटेगरीज में आपके पास इंडेक्स फंड हैं, आप ले सकते हैं। मतलब और तीनों के नाम तो मैंने बता दिया। लार्ज कैप में अगर इंडेक्स फंड है तो आईसीआईसीआई प्रू सेंसेक्स प्लान इज अ गुड ऑप्शन। ओके, चलिए एक ये लाइव से ही लिया था, लेकिन ओके, अभी जैन का सवाल है कि इन्होंने म्यूचुअल फंड डीमैट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं ग्रो ऐप के थ्रू, लेकिन उन्होंने सुना है कि म्यूचुअल फंड नॉन डीमैट तरीके से इन्वेस्ट करना ज्यादा सही होता है, उसके पीछे की कोर वजह क्या है? वेल स्वाति, इस बार हमने पिछले शो पे भी यही बात की थी। जी। किसी का वो डेटा ही नहीं दिख रहा अभी उनको, उन्होंने बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। सो डीमैट में ये प्रॉब्लम है कि वन, कि आपका जो डेटा है, जो सिंस इंसेप्शन की एनएवी, आपने परचेज कब किया, वो सारा डेटा जो अदरवाइज फंड हाउस के पास मिलता है, डीमैट में वो डेटा आपको नहीं मिलता है। डीमैट में आपको खरीद बेच करना है तो आपको उसी ब्रोकर के थ्रू जाना होगा जहां से आपने इसमें इन्वेस्ट किया है। बेसिकली वो डीपी के थ्रू रिडेम्पशन भी होता है। और एडेड एडवांटेज अगर हम बोले तो कुछ भी नहीं है कि आपने अगर डीपी में ले रखा तो आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडवांटेज। आपको जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट आता है उसमें आपकी डीपी डीमैट में जो होल्डिंग है और आपकी नॉन डीमैट की जो म्यूचुअल फंड होल्डिंग है वो सब एक साथ दिखती है आपको। और कभी आपने ब्रोकर चेंज करके शिफ्ट करना चाहा तो वो भी बहुत दिक्कत होती है कि उसमें ना आपकी एसआईपी सेटअप हुई हुई है डायरेक्ट ऑप्शन में, उनके ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे आपने अपना पोर्टफोलियो शिफ्ट करने की कोशिश की, उसमें दिक्कतें आ रही हैं। तो एक लाइन में अगर बताने जाऊं तो कुछ स्पेसिफिक एडवांटेज नहीं है, और डिसएडवांटेज आप 3 या 4 तो डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आप गिन सकते हैं। तो अगर कुछ भी एडवांटेज नहीं है तो आप उसमें क्यों जाना है, और अगर 4 दिक्कतें आ रही हैं तो व्हाई इवन फेस दोस 4 प्रॉब्लम्स। या एक सेकंड, स्मिता जी का सरकार था, स्मिता शुरेस्कर जी का सवाल था, एक्सिस निफ्टी 100 फंड के बारे में राय क्या है आपकी? अगर हम देखें कि इंडेक्स क्या होता है कि वो 50 कंपनीज ले रहा है, निफ्टी टॉप 50 ले रहा है, नेक्स्ट 50 बाकी के 50 ले रहा है। एक्सिस टॉप 100 जो है वो पूरे ये सब प्योर लार्ज कैप फंड, वो पूरी लार्ज कैप कैटेगरी जो 100 कंपनीज उनमें से पिकअप कर रहा है। एक्सिस एज अ फंड हाउस ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं इन द रीसेंट पास्ट। और अगर हम 3 साल 5 साल 7 साल का टेन्योर और 10 साल का भी देखते हैं, दे हैव डन वेरी वेल। तो अगर एक्सिस फंड हाउस की तरफ से एक लार्ज कैप 100 है, सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू रियली थिंक अबाउट। ओके, ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पे हमारे साथ जो एक सब्सक्राइबर है, हमारे दर्शक वो जुड़ गए हैं, मैं उनको लाइव लेती हूँ। अभिषेक शर्मा जी, सवाल इनका हमने ऑलरेडी आपको भेजा था, ये दोहराएंगे बाकियों के लिए भी। अभिषेक हाय, इनका अभी ऑडियो कनेक्ट हो रहा है। अभिषेक, कैन यू Hello. हियर मी? Yeah, ma'am. Thanks for letting me in. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। बताएं आप कहाँ से बात कर रहे हैं अभिषेक? Okay, I'm from Vadodara, ma'am. Vadodara, Gujarat. अच्छा, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? जी मैम। So ma'am, I will have about 20-21 lakhs of a corpus. I wanted to invest that amount, but before I do that, I have a 32 lakhs rupees of a home loan remaining, which I took just a couple of years back. So I watched a couple of your videos. It's good, to kind of pay that amount back, whom it belongs to, right? So I was thinking of doing a part payment, let's say 8-9 lakh मैं बैंक में डाल देता, and remaining money I was planning to put somewhere in some instruments. लेकिन I am refraining from bonds, debentures after the fiasco of Franklin, as we all know, right? Plus tax implications भी काफी हैं. I have a Jana Bank account. They are offering me 6.5% of a rate. लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है. I want at least 12 to 14% of a yield post tax. The option that I have in mind is invoice discounting, which I don't know much about. I've just read some articles. Again, I have some couple of funds in mind. If sir can advise me, one of them is Parag Parekh
flexi cap fund, you know, but looking at the current economy right now and okay. Sensex hold and hold Nifty hold 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 पहले ये बताएं कि आप कितने वक्त के लिए निवेश करना चाहते हैं? Sure. मेरा horizon around 3.5 years है, because the yield that I'll be generating, I'll be putting that towards paying off the entire loan. तो That's जब what I'm लोन thinking. ही पे Around करना 3.5 से 4 साल. ओके ओके, तो आपका ड्यूरेशन जो है वो 3.5 से 4 साल का है और आपने निवेश के बहुत सारे ऑप्शन ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिए हैं। ओके Right. ठीक है, हर्ष प्लीज टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। या सो अभिषेक, आई थिंक आपने एक काम तो बहुत अच्छा किया कि आपने अपना होमवर्क बहुत अच्छा किया। तो दिस जस्ट शोज कि आप कितना सीरियसली इसे अप्रोच कर रहे हैं। ये नहीं कि आया और मैं कुछ भी कर लूं। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। आपकी सोल्यूशन में आपको एक सिंपल सा सोल्यूशन बताता हूँ जिसमें आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फर्स्ट है कि जो आपको 21 लाख आया है वो पूरा आप है ना अपना होम लोन का पार्ट प्रीपेमेंट कर दीजिए। आपके पास 32 लाख का आउटस्टैंडिंग है, तो आप 21 लाख वहां पे हटा दीजिए। अभी आप अपने लेंडर के पास जाइए जिससे आपने लोन लिया है और उनसे कहिए कि आपको अपना लोन का टेन्योर घटाना नहीं है, आप अपनी ईएमआई घटा दीजिए। तो जो आप आज ईएमआई भर रहे हैं और क्योंकि आपने 21 लाख रीपे कर दिया है, तो जो ईएमआई है बैलेंस अमाउंट जो आपका 11-12 लाख रुपए का लोन रहेगा उसके ईएमआई आप हटा देंगे, तो आपकी लिक्विडिटी पर मंथ बढ़ जाएगी। तो इससे पहली दुविधा जो आपकी है कि मैं कौन से प्रोडक्ट में करूं, ये कब इतनी दुविधा आ रही है जब पैसे हाथ में, और इसमें आप वो डिस्काउंटिंग वगैरह सब में लग जाएंगे और फिर बाद में 3-3.5 साल बाद आपको फिर से लोन रिपे ही करना है। तो जब 3-3.5 साल वापस लोन रिपे ही करना है तो इससे अच्छा आज ही कर दें। और जो रिड्यूस करने के बाद जो लिक्विडिटी आपकी हर महीने की बचेगी, जिससे आपको 12 से 14% का रिटर्न चाहिए, और उससे आप अपनी एसआईपी बढ़ा लीजिए। तो आप एसआईपी जरिए करेंगे तो, और उसमें आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप हो या उसका जो पोर्टफोलियो बनाना है वो अलग कॉन्वर्सेशन हो गया। तो उससे आप एक ना पोर्टफोलियो बनाएं और लॉन्ग टर्म की जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, रिटायरमेंट या और कोई रिक्वायरमेंट्स है, उनको आप फुलफिल कर लीजिए। सो आई थिंक ये सारी दुविधा जो आपके माइंड में आ रही है, इनवॉइस डिस्काउंटिंग, ये सारी निकाल दीजिए, क्योंकि आपके सर पे लायबिलिटीज है, पहले उसे सॉल्व कीजिए। One quick question, sir, if you don't mind. I would like to keep it very short. Please go ahead. In next 3 months, I will be getting a lump sum from the company as a half yearly kind of a bonus sort of a thing, right? So I am thinking of putting that in a US based opportunity fund. It can be Motilal Oswal 100 fund of fund, or it can be Franklin India US opportunity fund. Because अभी काफी हाई पे चल रहे हैं सारे, of course Nifty 50 and all the Indian funds are beating the US counterparts because of we being a growing economy, but I'm just not sure. आपके expert opinion I would be seeking. One question from my side. Sure, ma'am. How many funds you have in your portfolio right now? Okay, right now, ma'am, I only have SBI Blue Chip. उस पे मैं 2000 रुपए की SIP कर रहा हूँ, but I'm definitely from next month onwards, when I rejoin the company, I'll be getting a promotion, so I'm planning to keep it about 12 to 15,000 of a monthly SIP anyhow. Okay, nothing less than 12,000 in any case. तो देखिए अभिषेक, अभी आपकी 10 से 12,000 SIP तो हो ही जाएगी, plus if you follow what I'm saying, which is reduce your housing loan, your loan outstanding, so you will have surplus from that also. Right. So you will have sufficient liquidity to create a good investment portfolio. अब वो portfolio जो आप बनाएंगे उसमें आप सिर्फ यूएस इकोनॉमी या सिर्फ इंडियन इकोनॉमी पे नहीं करिए, आप उसे डाइवर्सिफाई करिए। अगर आपको इंटरनेशनल फंड्स अच्छे लगते हैं, यूएस इकोनॉमी अट्रैक्टिव लगती है, तो 50-50 एलोकेशन कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको या तो यूएस या तो इंडिया, ऐसा तो नहीं रखना है आपको। आप एलोकेशन डिसाइड करिए बेस्ड ऑन व्हेरेवर यू आर कंफर्टेबल। सो वो कंफर्ट आप अपना देख लीजिए जहां पे लगता है। अब जो लमसम आपको फिर से आने वाला है आपने कहा, तो उस समय भी यही अप्रोच लीजिएगा कि आप लमसम हैंडल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो लोन रीपे करके ईएमआई बंद करके जो लिक्विडिटी बनती है उसको एसआईपी के जरिए कर लीजिए, क्योंकि मार्केट वैल्यूएशन भी आपका एक कंसर्न है। आपने बोला मार्केट वैल्यूएशन आज की तारीख में ऊंचा है, तो फिर आप लमसम डालेंगे तो कैसे करेंगे, तो इससे अच्छा एसआईपी करिए। राइट।
हो गया? Makes sense. Makes है sense. ना? Yep. Thank you so much. चलो, टेक केयर। हाँ, Thanks, ma'am. Have a good बाय one. बाय। मुझे कभी हर सवाल के जवाब में ना जो बिकॉज आता है ना, कि आई चूज दिस बिकॉज, वो बिकॉज सुनने में बहुत मजा आता है, एंड दैट सेज अ लॉट अबाउट द इन्वेस्टर। उसकी Absolutely. साइकी समझ में आती है। इनको मैं रिमूव कर देती हूँ ताकि, अरे ये नहीं करना है। हाँ, सॉरी, पहली बार किया था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सो दैट सेज अ लॉट कि क्या कर, मतलब वो क्या किस एंगल से आ रहा है। एनीवे, चले और लाइव क्वेश्चंस में देखें, बहुत सारे आए होंगे और मुझे बहुत सारी डांट पिटती है आजकल यहाँ पर इन लोगों से कि ओके, क्विकली किसका सवाल ले सकते हैं। हमने, स्मिता जी आपको जवाब दे दिया। ऋतिक जैन जी का सवाल क्विकली लेते हैं। हाउ मेनी फंड्स कैन आई हैव इन माय पोर्टफोलियो? कैन आई हैव 2 फंड्स फ्रॉम ईच ऑफ द 5 कैटेगरीज? मतलब फिर आपके पास 10 फंड हो जाएंगे। 20 साल आपकी उम्र है, 20,000 पर महीने निवेश करना है 40 साल के लिए। सो स्वाति, अगर 20,000 रुपए इन्वेस्ट करना है तो 1 फंड फ्रॉम ईच कैटेगरी सफिशिएंट है। फिर भी आपके पास अगर हम देखें तो 5,000 रुपए के 4 फंड हो जाएंगे या 4,000 रुपए के 5 फंड हो जाएंगे। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए है तो आप फिर भी सोच सकते हैं एक कैटेगरी की 2 स्कीम लेना, बट 20,000 रुपए में नहीं करना चाहिए। मतलब एक एक स्कीम एक कैटेगरी की इज मोर देन सफिशिएंट। ओके। अभिषेक मुदुली जी का सवाल है कि इनके पास एक्सिस ब्लू चिप, स्मॉल कैप, निफ्टी 100, पराग पारिक, एक फंड हाउस के 3 फंड्स हैं इनके पास। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, मेरे टैक्स सेवर है, और सभी में 5,000 रुपए का निवेश है, जो अभी तक नाम बताएं उनमें। और एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड में 1,000 का निवेश है। ये पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? लार्ज कैप हमने सुना, मिड कैप भी सुन लिया, फ्लेक्सी कैप भी है, टैक्स सेवर है, और एक इनोवेशन, ग्लोबल इनोवेशन है। मुझे ये लग रहा है कि एक फंड में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है इनका। एक्सिस का ही ग्लोबल इनोवेशन भी है, एक्सिस का ब्लू चिप भी है, स्मॉल कैप भी है, निफ्टी 100 भी है। या सो बहुत ज्यादा है। मतलब ये आपको एक ही इन्वेस्टमेंट स्टाइल मिलेगा, और इन्वेस्टमेंट स्टाइल में डाइवर्सिफिकेशन, फंड मैनेजर डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी है। सो मिड कैप, और एक्चुअली अगर हम देखें तो एक्सिस की स्कीम है भी अच्छी, तो कुछ भी चीज निकालना तो बहुत ही अच्छा सॉलिड रीजन भी होना चाहिए। सो प्योरली फ्रॉम डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू आई विल से कि आप जो एक्सिस का निफ्टी 100 वाला जो फंड है, उससे आप एक लार्ज एंड मिड कैप ले लीजिए। कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड जो है, दैट्स अ लार्ज एंड मिड कैप। तो लार्ज कैप में फोकस रहेगा ही, और मिड कैप में एक्सिस इज डूइंग वेरी वेल, और एक्सिस ब्लू चिप भी अच्छा फंड है। लेकिन प्योरली फ्रॉम डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर शिफ्ट करना चाहें तो एक इंडेक्स में शिफ्ट कर लें। सो दैट विल बी अ पैसिव स्ट्रेटजी, और उसमें आईसीआईसीआई प्रू सेंसेक्स प्लान विल बी अ गुड ऑप्शन। ऑलराइट, और उसका ये भी एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम है। yes. अगला सवाल ले लेते हैं प्रदीप जी का। अब ये सवाल इकलौता इनका नहीं है, ठीक है। इनका है कि एसआईपी के जरिए सीधे शेयर बाजार में लंबी अवधि के लिए स्टॉक कैसे खरीदा जा सकता है। मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने एसआईपी वर्ड यूज किया। उन्होंने एसआईपी को सिर्फ म्यूचुअल फंड के नाम से नहीं छोड़ रखा हुआ है। नॉर्मली लोग सोचते हैं म्यूचुअल फंड मतलब एसआईपी। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप हर महीने अगर कुछ की रकम भी निवेश करने की सोचे और उसमें डिसिप्लिन रखे, वो भी आपकी एसआईपी ही है एक तरीके से। तो और इनसे जुड़ा हुआ सवाल और भी है इस स्टॉक मार्केट से, तो मैं इकट्ठे ले लेती हूँ। एक तो जो रजत शर्मा जी का था कि स्टॉक खरीदना है, वो भी इसी से आसपास था। और दूसरा एक सवाल आया था संदीप जी का, शायद कहीं मैं ढूंढ लूं कहाँ है ये रहा। शेयर मार्केट में कम पैसे लगाकर कैपिटल गेन करने का कोई तरीका बताओ। आई लाइक द टोन ऑफ, बताओ मुझे तरीका क्या है। सो बताइए क्या तरीका है। तो देखिए स्वाति, आपने सही कहा कि एसआईपी एक मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग है। ये एसआईपी आप गोल्ड में भी कर सकते हैं। अगर आप हर महीने एक एक ग्राम गोल्ड खरीदो, इस गोल्ड में एसआईपी होगी। लेकिन कमिंग टू द स्टॉक मार्केट टॉपिक, कि अगर एसआईपी इन स्टॉक्स, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अगर आप ढंग से कर सकें तो। अगर खुद कर सके तो ठीक है, नहीं तो आप किसी की मदद ले लें। जो ऐसी ऑफर्स भी आती हैं जो आप देख सकते हैं। बट एनीवेज,
लॉजिक ये है कि आपने एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स को चूज करते हैं, भाई शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं कि मुझे ये इन कंपनियों में हर महीने के शेयर खरीदने, और एक अमाउंट तय कर लेते हैं कि भाई मुझे हर महीने के एक अमाउंट है, 20,000, 30,000, 50,000, जो भी एक अमाउंट होती है आपकी जी। और 20 तो देखिए आई मीन एक मिनिमम अमाउंट करना होगा, 5,000 से आप नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह डाइवर्सिफाई, तो एक रीजनेबल अमाउंट जिससे एक पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें कन्वीनियंस होना जरूरी है कि भाई आप अगर चूज करते इन्वेस्ट करना, तो ये नहीं कि हर एक कंपनी का अलग अलग जाके एक एक दो दो शेयर खरीद रहे हैं। तो ऐसा कोई अगर फैसिलिटी मिलती है तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। और जो संदीप जी का सवाल था कि उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कि कम पैसे में कैपिटल गेन्स, कम पैसे लगा के कैपिटल गेन बनाना है, बताइए। तो देखिए, स्टॉक मार्केट के रूल्स आपको फॉलो करने होंगे कि वन, कि आप एसआईपी के जरिए करें ताकि ऑफकोर्स हर लेवल मार्केट का आपको कैप्चर कर सकें। मिनिमम टेन्योर आप रखें, एक इन्वेस्टमेंट टेन्योर बनाएं कि भाई मुझे 5 साल, 7 साल, 10 साल तक तो मैं रहूंगा, और आप कभी भी उसे बीच में लिक्विडेट नहीं करेंगे। तो तभी जाके पैसे इसमें एक्चुअली बनते हैं। अब सिर्फ इन्हें अगर कोई ऐसा माध्यम मिल जाए जहाँ पे कन्वीनियंस भी बहुत जरूरी इम्पैक्ट है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, कन्वीनियंस है। ऐसा करके स्टॉक मार्केट प्लेटफॉर्म पे आपका वीडियो चला गया या फिर ऑडियो नहीं आ रहा? तो आवाज आ रही मेरी अभी? अब आ रही, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कोई अगर प्लेटफॉर्म मिले जो कन्वीनियंस ऑफर करे ना, तो ये इट बी अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। नो, एक्चुअली आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑफर करते हैं हर्ष। मुझे याद है मेरी बात हुई थी, तेजी मंदी एक है प्लेटफॉर्म वैसा ही, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की सब्सिडरी है, और उनके जो फाउंडर बोर्ड मेंबर हैं वो रामदेव अग्रवाल जी, वी ऑल नो हिम वेरी वेल। तो उनके यहाँ ये आपको फैसिलिटी मिलती है, और मुझे लगता है कि जब आप एकदम नया शुरू कर रहे हैं किसी चीज में, तो आप किसी का हाथ पकड़ लीजिए। कब तक पकड़ेंगे ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर कोई हाथ दे रहा है और कोई सोचा समझा जाना माना इंसान, तो हाथ पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ देर अपना रिसर्च करते रहिए, और उसके बाद जब आपको लगता है कि अब आप संभल गए हैं, आपको समझ आ गई है, खुद से कर सकते हो, तो आप आगे जाके खुद का कॉल ले सकते हैं। तो तेजी मंदी में होता क्या है कि आपको भी, मतलब मैं दर्शकों को बता दूं कि वहां पे बेसिकली 15-18 स्टॉक्स का एक वेल रिसर्च पोर्टफोलियो देते हैं ये लोग बना के, लॉन्ग टर्म के लिए, मिनिमम 2 से 4 साल के लिए। अब इस पोर्टफोलियो को बनाते कैसे, वो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, दे आस्क यू मल्टीपल क्वेश्चन है, उसके हिसाब से वो तय करते हैं। और आप इस स्टॉक्स में कभी भी निवेश कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट के जरिए। दे हैव पार्टनर विद मल्टीपल डीमैट ब्रोकिंग फर्म्स एक्चुअली। तो कुछ पोर्टफोलियो में 30 से 40 स्टॉक 3 से 6 महीने के पर्सपेक्टिव से चूज करते हैं, और 70 से 60% के आसपास स्टॉक जो होता है वो 12 से 18 महीने के पर्सपेक्टिव से ये चूज करते हैं। और एक चीज ये है कि रेगुलरली ये रीबैलेंस भी करते रहते हैं, कुछ नए एंट्री आती है, किसी में एग्जिट लेना होता है, तो इसलिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपके सामने रहेगा। और लेकिन फ्री में नहीं है, तो अगर तेजी मंदी आप ऐप चाहेंगे उनकी सर्विस लेना, तो 6 महीने का पैक 149 रुपीज का होता है इनका, और 3 महीने का जो पैक है वो 199 रुपीज का। और बहुत बड़ी रकम नहीं चाहिए, 20,000 रुपए अगर आपके पास है, तो आपके पास इकट्ठे वो रकम नहीं आ रही है, तो आप 5-5 हजार रुपए जोड़ेंगे, और जब हो जाएगा 20,000 तो आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं जाके। तो और जैसा कि मैंने बताया कि आप किसी के पास भी आपका डीमैट अकाउंट हो, चाहे वो ज़ीरोधा के पास हो, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के पास हो, 5 पैसा के पास हो, आप वहीं पे अपना डीमैट अकाउंट रखकर भी इनके ऐप के थ्रू उसका निवेश कर सकते हैं। तो वो अगर जो स्टॉक पे निवेश करना चाहते हैं और एक गाइडेंस चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है चेक करना। ओके, बहुत ज्यादा बोलते हैं तो मेरा मुंह दर्द होने लगता है। बट इनफैक्ट स्वाति, दिस इज अ गुड ऑप्शन। ये एग्जैक्टली व्हाट अभी ये जो चाह रहे थे प्रदीप, और हमने कहा, तो आई थिंक अगर एक हैंड होल्डिंग मिल जाती है, सो आई थिंक देन दिस इवन संदीप कैन लुक एट समथिंग लाइक दिस। और इनफैक्ट अगर वो चाह रहे थे खुद से करेंगे तो यहाँ वहां जाएंगे, कुछ भी सुन के कहीं भी कर देंगे, हाथ जला कर आ जाएंगे। तो अच्छा, एक कमेंट आया, मुझे लगा पढ़ना जरूरी है, और विथ द टोन ऑफ दिस कमेंट, गणेश डी का है, ये हिंदी शो है बे। वेल, ये हिंदी शो है। रोहित सिद्दीकी जी का सवाल है, आई वांट टू नो व्हिच सेक्टर फंड इज गुड दिस टाइम।
सो सेक्टर फंड इनफैक्ट आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो खुद से ही चूज करना चाहिए कि कौन सा सेक्टर अच्छा है, किसी और की राय लेके सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सेक्टर फंड में आपको एग्जिट भी टाइम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये क्या ना अभिमन्यु का चक्रव्यूह बन जाएगा। आप एंट्री तो ले लेंगे, आपको एग्जिट करना नहीं आता। तो किसी की सुना सुनी करके आप सेक्टर में तो नहीं इन्वेस्ट करें, लेकिन फिर भी अगर आप सेक्टर्स जो एप्लीकेबल है करंट मार्केट सिचुएशंस में, मैं आपको बता दूं, लेकिन ये वार्निंग दे रहा हूँ कि भाई जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो तब तक करना मत, क्योंकि आप सीरियसली अभिमन्यु के चक्रव्यूह का सिचुएशन अपने आप के लिए मत क्रिएट करिए। तो ऑब्वियसली हमने पहले भी बात की थी, करंट सिचुएशन जो है वो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है, एवरीबडी इज वर्किंग फ्रॉम होम, और टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन अच्छा हो रहा है लोगों के लोगों के साथ, of course because of the pandemic and the innovations in health care that we're looking at। और एक मेरा जो ऑल टाइम फेवरेट है वो है FMCG। राइट, मुझे इंतजार हो रहा था क्या वो बोलेंगे आप उसके बारे में। एक और बड़ा फनी सा कमेंट आया, आई वुड लव टू रीड दोस कमेंट। एसबी जी ने लिखा है, मैम ऐसे स्माइल मत कीजिए, दिल में दर्द होता है। मतलब गजब बातें लिखते हैं आप, मुझे वो टोन सबका बड़ा अच्छा लगता है, हिंदी में है वे। वो पहले ही कह रहे हैं आप स्माइल नहीं कर रहे हैं, उनको दिल में दर्द होता है, बहुत ज्यादा कर रही हैं, उनका हार्ट फेल नहीं हो गया। अरे ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होना किसी का। चलिए ये सवाल आते हैं, अंकुर अंकित जी का सवाल है, और इंडेक्स फंड से जुड़ा 2 सवाल है, मैं दूसरा पढ़ूंगी। ये एक, उन्होंने एल&टी निफ्टी इंडेक्स नेक्स्ट 50 का टोटल एक्सपेंस रेशियो बढ़ गया है, तो क्या करना चाहिए, स्विच करना चाहिए या नहीं, ये सवाल आप सुन लीजिए। मैं एक और सवाल जो है इससे जुड़ा हुआ वो आपको बता देती हूँ। ये पूछा है माता प्रसाद पांडे जी ने, जो लास्ट टाइम हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े थे, कि how much important is tracking error as compared to expense ratio in case of index funds? ओके, सो अंकुर जी का जो पहला सवाल था कि अभी इन्होंने एल&टी में कर रखा है और वो जो टीआर था वो पहले से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, तो क्या वो शिफ्ट करें? अंकुर जी आप ये देखिए कि जो जितना बड़ा है और जो दूसरी जगह आप शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें फर्क क्या है। अगर बहुत ही मार्जिनल फर्क है तो ये स्विच करना लॉजिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। थियोरेटिकली सब अच्छा लगता है, कैलकुलेशन कोई आपको ये भी बताएगा कि इतने साल तक रखोगे तो इतना फर्क है, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट मेकिंग सेंस। और एक चीज और सोचिए कि आप अगर दूसरे फंड में आज चले गए, कल उस फंड ने वापस अपना एक्सपेंस रेशियो बढ़ा दिया तो आप कब तक दूसरे घर शिफ्ट करते रहेंगे? और अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को भी शिफ्ट कर रहे हैं, मान लीजिए जो आज तक फंड वैल्यू है वो भी आप शिफ्ट करेंगे, तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स का इम्पैक्ट होगा और एग्जिट लोड भी लग सकते हैं अगर आपके लास्ट इमीडिएट वाली जो एसआईपीज हैं। तो इट डजंट मेक सेंस इतनी बार। ठीक है, अपने इन्वेस्टमेंट को ध्यान रखना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, बट दिस इज ओवर डूइंग इट। मतलब अगर 5-5 7-7 पैसे के लिए आप शिफ्ट कर रहे हैं तो आप यू आर मिसिंग द बिगर पिक्चर। छोटी छोटी चीजों के इतना ध्यान देना, बड़ी पिक्चर को मिस कर जाएंगे। सो आई वुड डोंट सजेस्ट कि आप छोटी छोटी चीज के लिए मूव करते रहे। जो दूसरा सवाल था माता प्रसाद पांडे जी, माता प्रसाद अपने माता पिता के, आई एम सॉरी सर, मैंने आपकी शायद आपका नाम गलत ले लिया, बट प्रसाद साहब, आई थिंक दैट इज मच मोर इजियर। पांडे जी, वेल देखिए, ओ सॉरी आई गॉट इट रॉन्ग। ओके पांडे जी, मैं आपका नाम ही नहीं लूंगा, मैं आपको सिर्फ सर करके एड्रेस करूंगा। तो सर अगर हम ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो देख रहे हैं, दोनों ही जरूरी है। और एक चीज आपको समझना होगा, एक्सपेंस रेशियो जो है वो तो कांस्टेंट है, ये तो आपको फंड हाउस बता रहा है कितना लग रहा है। ट्रैकिंग एरर जो है हो सकता है आज ज्यादा हो, और लेकिन फंड मैनेजर भी एजुकेटेड हैं, वो भी अलर्ट हैं इस मैटर को लेके, तो धीरे धीरे ट्रैकिंग एरर करेक्ट करने की भी कोशिश करते रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि एक बार ट्रैकिंग एरर ज्यादा है तो जिंदगी भर उतना ही ज्यादा रहेगा। तो एक है वेरिएबल फैक्टर है और एक है कांस्टेंट फैक्टर। सो वेरिएबल फैक्टर तो आई एम अज्यूमिंग कि अच्छे फंड हाउसेज उस पर वर्क करते हैं, दे विल रिड्यूस द ट्रैकिंग एरर। और एक्सपेंस रेशियो आपका जो है वो फिक्स्ड है और वो आगे जाके बढ़ेगा ही, घटना तो मुश्किल ही लग रहा है। तो एक कॉम्बिनेशन देख के देखिए कि कहाँ पे आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल रहा है दोनों का। आपने कहा एक्सपेंस रेशियो बढ़ेगा ही, घटने की उम्मीद कम है, ऐसा क्यों? देखिए, एक्सपेंसेस फंड हाउसेस के भी बढ़ रहे हैं, मतलब जो सैलरीज है होती हैं, जो अदर मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, अल्टीमेटली जो एक्सपेंस रेशियो कलेक्ट करते हैं वही उनकी प्रॉफिट्स में भी जाता है, उनके खर्चे निकलती है। तो एक्सपेंस रेशियो परसेंटेज वाइज में वो कम तो मुझे नहीं लगता, आई मीन कि वो कम करेंगे। इनफैक्ट हर जो ट्रेंड है वो ये कि वो बढ़ा ही रहे हैं। जो इंडेक्स फंड में अभी HDFC ने अपना टीआर बढ़ाया है, जी जी,
तो अभी 10 पैसे 15 पैसे तो वो चार्ज कर रहे हैं, उसमें क्या तो वो घटाएंगे। और ये अच्छा, एक उम्मीद बात रखें। बताएं, सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, जैसे आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी इंडेक्स फंड है, उसका जो एयूएम है, अमूमन कहते हैं कि एयूएम से भी कनेक्शन होता है एक्सपेंस रेशियो का, राइट? यस। हाँ, नहीं लेकिन सॉरी, कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। हाँ, तो आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी इंडेक्स फंड का एयूएम 1697 करोड़ है उसका, लेकिन एक्सपेंस रेशियो 0.10 है। और प्रू सेंसेक्स इंडेक्स का एयूएम 266 करोड़ है और उसका भी एक्सपेंस रेशियो 0.10 है। तो ये जस्टिफाइड है? या सो स्वाति, जो सेबी की मैंडेट है एक्सपेंस जो मैक्सिमम टीईआर की फर्स्ट आई थिंक 500 करोड़ पे 2.25 तक चार्ज कर सकते हैं, उसके बाद वो हर स्लैब के 500 करोड़ के स्लैब्स में वो एक्सपेंस रेशियो नीचे आते रहता है। तो वो क्या डेफिनेशन, वो कहता है कि मैक्सिमम एक्सपेंस, वो ये नहीं कह रहा है कि आपको मिनिमम इतना चार्ज करना। तो एयूएम अंक अगर इनका ये वाले फंड का मान लीजिए एयूएम उनका 10,000 करोड़ पे भी पहुंच जाए, तो वो तो आउटर लिमिट बता रहे हैं कि आउटर लिमिट यू कैन नॉट एक्सीड से 1.5% और 2%। ओके। लेकिन ये 10 से 20 तो कर ही सकते हैं, 20 का 30 भी कर सकते हैं, जैसे जैसे खर्चे बढ़ेंगे। और देखिए कोई भी चीज का आपको मान के चलना होगा, जब फंड हाउस के एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो वो आपसे ही रिकवर करेंगे ना, कहीं और से नहीं करेंगे। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि आगे जाते हुए बढ़ेगा ही, कम होना मुश्किल लग रहा है। लेकिन आपको मार्केट से कंपेयर करना है कि भाई कहाँ पे, ऐसा नहीं कि आपको 10 पैसा कोई चार्ज कर रहा है और 60 कर रहा है, तब तो आप ऑब्वियसली शिफ्ट करोगे। लेकिन अगर 10 का कोई 15 कर रहा है तो उसके लिए आप शिफ्ट करें, तो आई थिंक इज बीइंग पेनी वाइज पाउंड फूलिश। तो ये जो एक आखिरी सवाल इससे जुड़ा हुआ, 0.10 चार्ज करने वाले डायरेक्ट प्लान की बात कर रही हूँ। 3 फंड्स हैं बेसिकली, निफ्टी इंडेक्स, आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी इंडेक्स, आईसीआईसीआई प्रू सेंसेक्स इंडेक्स और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। बाकी सब जो है इससे ज्यादा है। क्या ये सबसे कम एक्सपेंस रेशियो वाले लार्ज कैप इंडेक्स फंड है? क्या इसमें से आपकी कोई एक पसंद है जिसमें निवेश, अगर इंडेक्स फंड चुनना हो लार्ज कैप कैटेगरी में, तो कोई ले सकता है? यस, मुझे आईप्रू का सेंसेक्स प्लान अच्छा लगता है, एंड आई लाइक सेंसेक्स एज एन इंडेक्स मोर देन निफ्टी। ओके। तो अगर सेंसेक्स ऑप्शन देख रहे हैं तो आईसीआईसीआई ही है, और 10 पैसा वेरी गुड, आईसीआईसीआई वेरी गुड फंड हाउस, सो नथिंग टू वरी। ऑलराइट, चलिए, तो हमने काफी सवाल के जवाब दे दिए। एक सवाल रह गया है हालांकि वंदना जी का, तो मैं उनको मेल पे जवाब फॉरवर्ड कर दूंगी क्योंकि अब बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और जिन्होंने सुपर चैट लिया है और उनके जवाब नहीं दे पाए हैं हम, मैं वो सुपर चैट का जवाब, आप ऐसा करें कि मुझे मेल की कर दीजिए, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपको जवाब दे दूंगी उसका। मैं वो सुपर चैट की लिस्ट अपने पास हमेशा रखती हूँ, और अगर आपने मुझे मेल किया है तो आई डेफिनेटली गिव रिप्लाई टू योर ईमेल। सो थैंक यू सो मच हर्ष। आज बड़े ही पेशेंस के साथ आराम से हमने करीब 10-12 क्वेश्चन ही लिए हैं, लेकिन बड़े अच्छे डिटेल तरीके में जवाब दिया है। आई एम श्योर लोगों को समझ में आया होगा। यस, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ना। आखिर में हम क्या चाहते हैं कि अगर तुरंत तुरंत खाली नाम लेके आगे बढ़ जाएं और आधी इन्फॉर्मेशन मिले, इससे अच्छा अगर थोड़ा हम एक्सप्लेन कर सकें तो आई थिंक उनको पर्सपेक्टिव मिलता है कि भाई हम किस लिहाज से ये चीज बोल रहे हैं। आई होप लोग अप्रिशिएट करें और आपकी जो मेहनत है उससे रंग लाए उनको भी फायदा। ठीक है, चले। और अगर आप हर्ष से कनेक्ट करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो से जुड़ी चीजों के लिए, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग या इंश्योरेंस प्लानिंग या दोनों फाइनेंशियल प्लानिंग, तो उनसे कनेक्ट करने के लिए जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए, आपको जाना है डिनर के लिए, भागिए आप डिनर के लिए। बाय बाय, एंजॉय, बाय बाय। और फिलहाल के लिए शो में इतना ही, शो एज इन बी वेल्दी हेल्प लाइफ सेशन में इतना ही। सवाल आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल जो आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मिल जाएगा। सवालों की लिस्ट आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही कमेंट सेक्शन में एकदम टॉप पे पिन करके रख देंगे ताकि आपको तुरंत दिख जाए। फीडबैक का हमेशा इंतजार रहता है, उसकी दरकार रहती है, तो प्लीज भेजा करें और अपने सवाल हमें जीमेल पे या कमेंट सेक्शन में लिखें और हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बार फिर से, जिन लोगों ने सुपर चैट लिया था उसको जवाब मैंने नहीं दिया है, वो आप मुझे ईमेल कर दीजिए, सब्जेक्ट में लिख दीजिएगा सुपर चैट, ताकि मैं उसको जवाब
इमीडिएट बेसिस पे उनका दे सकूं। फिलहाल के लिए इतना ही। याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल।